हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज अपन को फार्म सब्सिडीज़ पढ़ना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है, एमएसपी पढ़ना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग है, ये सब कुछ देखना है। और फिर अपन देखेंगे फूड सिक्योरिटी एंड बफर स्टॉक। अभी ये सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी बोले हैं उसमें से फूड सिक्योरिटी और जो एमएसपी वाला टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और साथ साथ में जो एमएसपी है इसके तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट लेक्चर में अपन ने जो प्रॉब्लम्स पढ़े थे एग्रीकल्चर के, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि ये बेसिक है, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा और ये थोड़ा सा मगअप कर लोगे, आप चीज़ें समझ लोगे ना, तो जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैं इसका जो वीडियो होगा वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा इस वाली वीडियो के, तो आप देख लेना। और जो काम का है वो मैं बता देता हूँ इधर। अभी ये प्रॉब्लम्स पढ़े थे अपन ने, तो प्रॉब्लम्स में अपन के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल एंड लीगल इश्यूज़, ये सारे डिफरेंट इश्यूज़ थे। इसमें फार्मर की इनकम अच्छी नहीं थी तो पीएम किसान, देखो जितनी भी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मनी से आएगा। मनी इन सेंस, या तो वो जैसे पीएम किसान में 6K का अमाउंट दे रही थी गवर्नमेंट, 2K की 3 इंस्टॉलमेंट बना के, तो इसने क्या किया, डायरेक्टली फार्म इनकम को इंश्योर कर दिया ना। देखो ये आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। और फिर उसका किसान क्रेडिट कार्ड में उन्होंने क्या क्रेडिट कार्ड दिया जिसके थ्रू कैपिटल मतलब लोन वगैरह ले सकते हैं एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो इसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कट ऑफ किया ना गवर्नमेंट ने, इन ऑर्डर टू बूस्ट अ फार्म इनकम। फार्मर जो पॉकेट होगा उसमें ज़्यादा अमाउंट बचेगा, जब ज़्यादा मनी होगा तो चॉइसेस इंडिपेंडेंट होंगी फार्मर की, डिफरेंट मतलब टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर कर सकता है, डिफरेंट अच्छी क्वालिटी की क्रॉप सीड्स वगैरह, मतलब सीड्स को भी बाय कर सकता है। तो ये सारा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स पता होंगे, उनके सॉल्यूशंस पता होंगे ना, तो वो जो सॉल्यूशंस हैं दे आर नथिंग, दे आर सब्सिडीज़। अभी वो किस टाइप की सब्सिडी है, डायरेक्ट सब्सिडी है, इनडायरेक्ट सब्सिडी है, क्या है वो, तो वो अपन देखते हैं। अब जो आज की जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ पढ़ना है। तो पहले नंबर अपन जानते हैं व्हाट इज़ सब्सिडी। तो कोई भी डेफिनेशन को बनाने के पहले आप ये देखा करो कि ये क्या है। तो सब्सिडी इज़ नथिंग, सब्सिडी इज़ अ बेनिफिट। व्हाट इज़ सब्सिडी, सब्सिडी इज़ अ बेनिफिट। किसने दिए, गवर्नमेंट ने दिए। किसको दिए, फार्मर्स को दिए। फार्मर्स बोले तो इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो व्हाट इज सब्सिडी, सब्सिडी इज़ अ बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल, दैट इज़ फार्मर्स, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये दैट इज़ व्हाट द सब्सिडी इज़, आप इतना समझ लो। अभी सब्सिडी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सोशल सेक्टर की सब्सिडीज़ होती हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में सब्सिडीज़ मिलते हैं, है ना। अभी लेकिन अपन स्पेसिफिक रहते हैं सोशल सेक्टर में, वो भी फार्म सेक्टर को। तो फार्म सब्सिडीज़ क्या होती है, तो फार्म सब्सिडीज़ आर नथिंग बट द सब्सिडीज़ विच आर और द बेनिफिट्स विच आर गिवन टू द फार्मर्स और फार्म एज सच, नॉट फार्म बट टू एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी और टू इंक्रीज, ये लिखा है, टू सप्लीमेंट और इंक्रीज फार्म इनकम एंड टू एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी। ओके, फार्म नहीं बोलेंगे सर, फार्मर बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके बाद व्हाट आर द नीड्स, नीड्स क्या है, वो वाई सब्सिडी इज गिवन टू फार्मर, बिकॉज सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बोले तो स्टेट, ठीक है। स्टेट मतलब ये एमपी यूपी नहीं होता, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, बट स्टेट एज सच बोलते हैं जब तो नेशन की बात होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे की बात होती है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द स्टेट इज़। सो आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अरेंज एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न लाइन। अभी मॉडर्न लाइन क्या होता है, तो ये अपन पढ़ेंगे इसमें, जब अपन पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल मिशन और डिफरेंट रिफॉर्म्स हुए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन हुआ। देन सेकंड इज इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए
इंसुलेशन, इंसुलेशन ये मैंने एक वर्ड ही लिखा है, इसका क्रूड मतलब होता है जैसे फार्मर्स हैं अभी ड्यूरिंग कोविड दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बोले तो मोबिलिटी प्रॉब्लम्स, मार्केट ही नहीं था, है ना। जब मार्केट नहीं था तो जैसे MSP इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडी, तो अभी कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे फार्मर, अगर उनका प्रोडक्शन होता है तो जितना उनका प्रोडक्शन है उसका अराउंड 50 टाइम्स ज़्यादा, 50 टाइम्स मतलब 50% ज़्यादा, सॉरी 50% ज़्यादा MSP से प्रोक्योर हो जाएगा उनका अमाउंट, उनका जो भी प्रोड्यूस है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी थ्रू MSP। तो अब ये क्या है, ये इसका क्या पर्पज़ हुआ, तो इसका सिंपल सा पर्पज़ हुआ कि दिस farm subsidy will act as a insurance without premium for the farmer. Farmers need not to pay this premium, but they will get lump sum amount when their productivity or their crop fails. Okay, तो नीड में क्या आ जाएगा, एक तो क्वालिटी इनपुट्स आ जाएंगे, कैपिटल प्रोक्योरमेंट हो सकती है ऑफ मतलब जैसे SMAM अपन ने पढ़ा था ना, सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, कुछ क्रेडिट कुछ लोन देते हैं लो इंटरेस्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या होता है उससे कैपिटल प्रोक्योर कर सकते हैं। अभी कैपिटल प्रोक्योर करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना फार्मर की, तो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ सब्सिडीज़ आर। सब्सिडीज़ प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए और फार्म की इनकम को बढ़ाने के लिए। तो कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि फार्म की इनकम ही बढ़ेगी, ऑब्वियसली जब फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी क्योंकि क्वालिटी इनपुट्स होंगे उसमें। ओके, दीज आर द टू फिगर्स कि 16.8% ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है और दिस इज़ बाय मॉस्पी। ओके, कि 69% ऑफ रूरल और पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल इंडिया, वेयर एज 56 to 58% डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। अभी आ जाओ टाइप्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है 10 रुपये का, उस पर गवर्नमेंट ने पूरे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, बोला कि यू फार्मर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, व्हाट यू नीड टू पे इज़ जीरो अमाउंट। ओके, दिस जीरो अमाउंट विल बी बिकॉज ऑफ सारे के सारे 10 रुपये गवर्नमेंट ने खुद दे दिए। तो व्हेन द अमाउंट इज़ रिड्यूस्ड और द अमाउंट इज़ डायरेक्टली गिवन टू द फार्मर, फॉर एग्जांपल पीएम किसान के अंदर जो 6,000 रुपये पर ईयर दे रहे हैं ना, दे आर नॉट इनडायरेक्ट दे आर डायरेक्ट सब्सिडीज़। क्यों? क्योंकि ये फार्मर्स को डायरेक्ट दे रहे हैं पैसे। ओके, अभी आप 6,000 का कुछ भी लो, ऑब्वियसली क्वालिटी इनपुट्स के लिए ही देते हैं, फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए देते हैं, बट दे रहे हैं ना, डायरेक्टली हाथ में पैसा दे रहे हैं। ओके, थ्रू DBT। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्ट सब्सिडीज़ जो होंगी उसमें DBT के थ्रू ट्रांसफर्स किए जाएंगे। जैसे अब इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये जैसे इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, एम्पावरिंग फार्मर्स, बिकॉज ऑब्वियसली जब इनकम बढ़ेगी तो एम्पावरमेंट भी बढ़ेगी। फिर इसमें ना एम्पावरिंग फार्मर्स का मतलब ये है कि फार्मर कैन मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस। ओके, मिनिमाइजेस लीकेजेस एंड करप्शन बिकॉज DBT है। अभी DBT के बेनिफिट्स अपन नीचे पढ़ेंगे। फिर कैश एज अ कैपिटल, अभी कैश एज अ कैपिटल मतलब ऐसे हाथों पे नोट नहीं देंगे, कैश एज अ कैपिटल मतलब जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते को लें और जो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं ना, देखो एक चीज़ समझो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने बताया था आपको, इंक्लूसिव ग्रोथ, देन गवर्नमेंट प्लानिंग, देन डिफरेंट फेजेस ऑफ इकोनॉमी, देन गवर्नमेंट बजटिंग, देन एग्रीकल्चर के बेसिक्स। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको लाइन से बता रहा हूँ। आप अगर सारे वीडियोस देखोगे लाइन से तो आपको एक फ़्लो दिखेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में। आपको देखो, मैं एक कोचिंग जैसे नहीं पढ़ा सकता हूँ आपको, बट मैं इतना बता दूंगा आपको कि आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी कि अपनी इकोनॉमी कैसे वर्क करी थी, अपनी हिस्ट्री कैसे फेजेस में गोन थ्रू हुई थी। तो दैट इज़ व्हाट माय पर्पस इज सिंपल। अभी इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ का आते हैं अपन। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होती है, उसमें सिंपल सा फंडामेंटल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे 1000 रुपीज़ का एक यूरिया का बैग है। ओके, यूरिया बैग है। अभी ये जो यूरिया बैग है 1000 का, जब फार्मर जाता है, फार्मर की मतलब जो फर्टिलाइज़र रिटेलर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो उसको 300 या 350 रुपये का मिलता है। ओके, नाउ दिस अभी ये 1000 का इसने ख़रीदा, 300 350 का इसने बेचा, तो इसको तो लॉस होगा नहीं। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट के पास जब ये अपनी बिल्स देगा,
कि मेरे इतने बैग फर्टिलाइज़र के बिके हुए हैं बाज़ार में। और इसका बिलिंग जो होता है ना वो बहुत ही एग्जैक्ट होता है, मतलब ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट के साइड से नंबर ऑफ बैग्स काउंट करके इशू किए जाते हैं, और उन्हीं बैग्स का उन बैग्स से तो ज़्यादा सेल होगा नहीं, या तो उतना ही होगा या उससे कम होगा। तो उनका जो सेल होगा उसका जो अमाउंट होगा, जैसे 700 रुपीज़ या 650 रुपीज़, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देगी उस डिस्ट्रीब्यूटर या फिर उस शॉपकीपर के जो जिसने फर्टिलाइज़र के बैग्स सेल आउट किए हैं। अभी इसमें देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस, अभी बताता हूँ कैसे, कर्व माइग्रेशन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसका डाइट सब्सिडीज़ का एग्जांपल है एमएसपी, पीएम किसान, अभी सॉरी एमएसपी नहीं, पीएम किसान। और किसी भी चीज़ में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का माफ़ कर देना, जैसे डेट वेवर स्कीम्स होती हैं, दे आर डायरेक्ट सब्सिडीज़। ओके, अभी इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ कौन कौन सी हैं? एमएसपी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ होती हैं जो, ठीक है, और फिर फ्यूल सब्सिडी, सीड सब्सिडी और एसेक्ट्रा। अभी इसमें ये जो सारी सब्सिडीज़ हैं, ये सारी सब्सिडीज़ अब आप इनको सोचोगे ना कैसे मिलती है, क्या इसके कंसेप्ट होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको डायरेक्ट बोला है, क्यों इनडायरेक्ट बोला है। तो समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सब्सिडीज़ में फार्मर को डायरेक्ट या तो अमाउंट देते हैं, वो इनकम मतलब अमाउंट इंश्योर करते हैं एक, और या फिर कम्प्लीटली किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है, वैल्यू बोले तो अमाउंट, उसको बेव ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सब्सिडी होती है क्योंकि वो डायरेक्टली फार्मर को इम्पैक्ट कर रही है। अभी इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है फार्मर को, और दूसरी चीज़ इसमें फार्मर को डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, एक बीच में एक मिडल मैन या फिर एक पार्टी या फिर एक लीगल पार्टी इन्वॉल्व होती है। लीगल बोले तो एक जैसे जो फर्टिलाइज़र बेचते हैं जो शॉपकीपर्स, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, लीगल स्टेटस दे दिया उसको कि या यू आर एलिजिबल टू सेल फर्टिलाइज़र बैग्स। ओके, फिर उसके बाद अपन देखते हैं प्रॉब्लम्स। तो वेल्दी फार्मर्स गेन मोर बेनिफिट, ये CAG ने कोट किया था 2021, और ये फिजिकल डेफिसिट निर्मला सीतारमन जी ने कोट किया था इन 2021-22 में। तो वेल्दी फार्मर्स गेन मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ सब्सिडीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब्सिडी क्यों दी जाती है? सब्सिडी मार्जिनल और लो फार्मर्स को दी जाती है जिनकी इनकम अच्छी नहीं होती है। अभी वेल्दी फार्मर्स को देने का कोई मतलब नहीं है यार, इससे तो और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी, इनकम इनक्वलिटी होगी। और अपन ने देखा ना ऊपर, अभी इनकम इनक्वलिटी को दूर करने के लिए सब्सिडीज दी जा रही है। और फिजिकल डेफिसिट एज सच, इसका एक फिगर है कि अराउंड 2% ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडीज, 2% ऑफ GDP इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ को अकाउंट करती है। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में जो अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंड करती है, एक्सपेंडिचर्स बनते हैं, जो कि किसका पार्ट होते हैं, मैंने बजट वाले बेसिक वाले लेक्चर में बताया था, ये होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर का पार्ट। ओके, नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर का पार्ट है ये, मतलब बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत ईजी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नॉन टैक्स नहीं बोलेंगे, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है ये, है ना, क्या जो सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाओ WTO का कैटेगराइजेशन। अभी जो WTO का कैटेगराइजेशन है, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये उतना कोई काम का नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं। तो WTO, तो इस WTO की जो सब्सिडीज़ और AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और डिफरेंट जो मैकेनिज़्म है, उसको मैं बहुत ही एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 5 से 10 मिनट का, उसमें आपको समझा दूंगा। वो प्रीलिम्स के काम का भी है और कभी कभी मेंस में आ जाता है, बट एज सच नहीं पूछा जाता है वो, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर्स क्या हैं, तो केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। देखो, जब फार्म सब्सिडीज़ पढ़े थे अपन ने, जो सॉरी फार्म प्रॉब्लम्स पढ़े थे ना, तो उसमें अपन ने सॉल्यूशंस देखे थे, और उस सॉल्यूशन के बाद अपन ने इनके वे फॉरवर्ड देखे थे। तो इसका जो वे फॉरवर्ड होगा ना, इस वे फॉरवर्ड में अपन ने 3 कमिटीज़ देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? एक तो देखी थी स्वामीनाथन कमेटी, एक देखी थी केलकर कमेटी, और एक अशोक दलवाई। तो याद रखना, ये कमिटीज़ के नाम स्वामीनाथन कमेटी, केलकर कमेटी एंड अशोक दलवाई कमेटी। दीज आर द कमिटीज़ विच यू नीड टू कोट व्हेन द प्रॉब्लम्स आर काउंटर्ड बाय सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन आर नॉट सफिशिएंट इनफ।
सॉल्यूशन के बाद भी कुछ करने का बनता है, तो वो जो करने का बनता है वो वे फॉरवर्ड बनता है। अभी वो वे फॉरवर्ड जो होता है वो 3 कमिटीज़ का लिखना है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस है। किस किस की? अशोक दलवाई 1, स्वामीनाथन 2 एंड थर्ड वन इज केलकर कमेटी। तो अभी ये भी तो अपन ने देखा ना सब्सिडीज़ की मतलब ये रहेगा, तो अब इसमें रिकमेंडेशन क्या है? तो उन्होंने जैसे केलकर कमेटी का अपन ने पढ़ा था कि फेस्ड एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज़ एंड कन्वर्ट इनटू कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेशनलाइज कैपेक्स। अभी आप समझो, जो आप सब्सिडीज़ दे रहे हो वो सब्सिडीज़ एज अ पैसे वैसे कैश है इसके रूप में मत दो, उसकी जगह आप उसको कैपिटल प्रोवाइड कराओ। कैपिटल बोले तो मशीनरीज, क्वालिटी सीट्स। तो इससे क्या होगा? मतलब ये इससे ये होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फार्म की। जब फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी पॉकेट मनी बढ़ेगा, पॉकेट मनी नहीं बोलूँगा, इनकम बढ़ेगी। ओके, जब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फार्म जो लो अर्निंग फार्मर्स हैं वो रिच होंगे। तो रेदर देन गिविंग कैश देने से क्या होगा? कैश देने से अभी देखो कंज्यूमरिस्टिक कंजप्शन बढ़ता है। जो केसीसी है उसका हार्डली कोई फार्म यूज़ होता हो, सब डोमेस्टिक यूज़ के लिए पैसा बोरो करते हैं उधर से, है ना। तो क्या है ना, कैश किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप कैपिटल दोगे वो भी एग्रीकल्चर का, वो भी एग्रीकल्चर क्वालिटी इनपुट्स होंगे, तो ऑब्वियसली फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सिंपल सा मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी। तो दैट इज़ व्हाट द केलकर कमेटी, मैंने नहीं बोला ये, दैट इज़ व्हाट केलकर कमेटी रिकमेंडेड टू डू। ओके, देन सस्टेनेबल एंड फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज़। तो इसमें कुछ बताने का नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर इसका स्वामीनाथन कमेटी 2004 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसको क्यों बनाया गया था? तो इसको बहुत सारी फार्मर की प्रॉब्लम्स थी और फार्म की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही थी, इस कारण से स्वामीनाथन कमेटी को एस्टेब्लिश किया। तो इसने बोला कि अपन लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर को यूज़ ना करते हुए अपन क्या करें? सबसे पहले अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगी, है ना। और जब वो बढ़ेगी तो आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे इरीगेशन के लिए वो भी रेशनलाइज कर दो आप। मतलब आप ड्रिप इरीगेशन यूज़ करो, आप स्मार्ट इरीगेशन प्रैक्टिसेस यूज़ करो। स्मार्ट इरीगेशन में स्मार्ट इरीगेशन प्रैक्टिसेस आएंगी। स्मार्ट इरीगेशन प्रैक्टिसेस कैसे इंश्योर होंगी? जब स्मार्ट टूल्स का यूज़ करोगे जो कि इरीगेशन में हेल्प करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट द स्वामीनाथन कमेटी कोटेड। ओके, देन सब्सिडी मस्ट कम विद सबसेट। उन्होंने बोला कि सबसेट क्लॉज लेके आओ एक, मतलब सबसेट क्लॉज में क्या होना चाहिए? सबसेट क्लॉज में आप एक ऐसा प्रोविज़न बनाओ कि जैसे आप 5,000 रुपीज़ दे रहे हो फार्मर्स को, तो ये 5,000 रुपीज़ दे रहे हो नहीं, 5,000 रुपीज़ जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो टीबीटी एज अ कैपिटल प्रोक्योरमेंट टूल, तो उस 5,000 रुपीज़ को आप 2 साल तक चलाओ और 2 साल के बाद बंद कर दो। आप बोलो कि 2 साल में आपको कितना कैपिटल प्रोक्योर करना है, आप उतना कर लो 5,000 से, जो सीड लेना वो ले लो, क्योंकि इसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, प्रोडक्टिविटी से इनकम बढ़ेगी। तो अब जब इनकम बढ़ेगी तो आप अपनी इनकम को इंश्योर करके, मतलब बाइसफुली आप अपनी इनकम को सेव करो, उनको वापस यूज़ करो टू प्रोक्योर कैपिटल बोले तो क्वालिटी जीएम सीड्स वगैरह हो गया, है ना, हार्वेस्टर और सीड ड्रिल, ये सब, ठीक है। देन ये वही लिखा है कि इंडियाज इनडायरेक्ट सब्सिडी अकाउंट फॉर 2% ऑफ जीडीपी, डायरेक्ट सब्सिडी 0.21% ऑफ जीडीपी। मेरे ख्याल से आप ये वाला फिगर देख लेना एक बार, क्योंकि इसका मेरे को स्टैंडर्ड सोर्स नहीं मिला है, बट मैंने लिख दिया है, तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये सही है, 2%, अराउंड 2%, कभी भी 2% एग्जैक्ट नहीं होगा, है ना, अराउंड 2% ऑफ जीडीपी, है ना। देन आ जाइए आप एमएसपी। देखो अपन ने क्या पढ़ लिया है, इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड एमएसपी। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी अपन एमएसपी पढ़ते हैं, फिर अपन आते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, ठीक है। तो व्हाट इज़ एमएसपी? एमएसपी इज़ नथिंग, एमएसपी इज़ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी ये एमएसपी देता कौन है? गवर्नमेंट देता है, और उसमें लिखा हुआ है मिनिमम। मतलब क्या हो गया? फ्लोर प्राइस हो गई है, मतलब मिनिमम प्राइस हो गई। तो इज़ अ मार्केट फ्लोर प्राइस विच इंश्योर्स फार्मर्स मिनिमम रिन्यूमरेशंस फॉर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड सम प्लस सम प्रॉफिट। अभी देखो क्या होता है कि जैसे 5 एकड़ ज़मीन में
फार्मर ने 5 क्विंटल ऑफ वीट प्रोड्यूस करी, मान लो अभी 5 क्विंटल जो वीट प्रोड्यूस करी उसकी एमएसपी फार्मर इंश्योर करेगा, मतलब गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अभी गवर्नमेंट बोलेगी कि ये आपकी एक लिमिटेड मतलब एक मिनिमम सीलिंग है कि मान लो जैसे 2200 रुपये करीब कोई 2000 रुपये के आसपास वीट का 1 क्विंटल का वैल्यू है। अभी इसके ऊपर ही जाएगा मार्केट में। अभी जब मार्केट में जब बहुत सारा जब जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत सारा हुआ उस ईयर में, तो ऑब्वियसली मार्केट में वीट की प्राइसेस पर क्विंटल कम हो जाएगी। अगर वो इतनी कम हो जाती है कि 2000 रुपीज़ से कम हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, वो 2000 रुपीज़ में प्रोक्योर करेगी क्या, वीट, जितना भी वीट आएगा सारा प्रोक्योर करेगी। लेकिन इसमें भी कुछ मतलब इफ्स एंड वर्ड्स हैं, वो अपन बाद में देखते हैं कैसे एमएसपी कैलकुलेट होती है, क्या एमएसपी का ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सी क्रॉप कवर होती है, कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती है, क्या अपन सब देखते हैं अभी धीरे धीरे करके, है ना। तो अभी ये समझ में आया व्हाट इज़ एमएसपी। एमएसपी इज़ अ मिनिमम प्राइस विच गवर्नमेंट विल पे टू फार्मर एंड व्हाट इज़ द अमाउंट विच विल बी पेड, वो अपन देखते हैं क्या उसका फॉर्मूला होता है A2+CL, A2+FL+C2, ऐसा कुछ फॉर्मूला क्या होता है ये सब। तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप एंड सेटअप बेंचमार्क प्राइस। ऑब्वियसली ये देख लेना क्रॉप कौन कौन सी होती है। तो 2023-24 ईयर में अभी और भी रिकमेंडेशंस आएंगी, लेकिन ऐसा 22+1 क्रॉप्स का एमएसपी प्लस एफआरपी। 1 मतलब शुगर केन के लिए एफआरपी आती है। एफआरपी क्या होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। अभी शुगर केन पर नहीं जाते हैं। 22 जो क्रॉप्स होती हैं, इनमें से कुछ होती हैं जैसे 14 खारिफ क्रॉप्स होती हैं, 6 राबी होती हैं, 2 कैश क्रॉप होती हैं, ठीक है। अभी एक और क्लासिफिकेशन उसका सीरियल्स का होता है। सीरियल 7 होते हैं, ऑयल सीड 7 होते हैं, पल्सेस देखो 7-14, तो पल्सेस होंगे 5 और कॉमर्शियल क्रॉप्स होंगे 4। तो 7, 7, 14, 18, 23, ये हो गया 23, है ना। अभी ये 23 कैसे हो गया, 14, 6, 20 और 2, 22 प्लस 1 ऑफ शुगर केन दैट इज़ एफआरपी। तो बस इतना याद रखना, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके कभी कभी इसके नंबर आ जाते हैं, जैसे अभी नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया है, तो जो भी प्रिपेयर कर रहा हो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर से याद करे वो, है ना। अभी एमएसपी रिकमेंड कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये समझ लेना, आपने अगर ये समझ लिया कि क्या मैकेनिज़्म CACP मतलब क्या फैक्टर्स देखता है, क्या टूल्स हैं उसके जो मतलब जो यूज़ करता है वो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एमएसपी। तो सबसे पहले तो याद रखना CACP रिकमेंड करती है एमएसपी को। इट इज़ नॉट अ फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एमएसपी। आई एम रिपीटिंग अगेन, एमएसपी रिकमेंड करती है CACP, बोले तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, लेकिन फाइनलाइज करेगी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अभी CACP का जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट एमएसपी, तो वो 3 प्राइजेस को देखता है। सबसे पहले A2 को देखेगा, व्हाट इज़ A2 मैं बताता हूँ। FL को अलग से निकालेगा, फिर A2 को देखेगा, फिर A2+FL को देखेगा, फिर A2 एंड FL, A2+FL+C2 देखेगा। समझो इस बात को। एक प्राइस CACP बोलेगा A2 इज इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। एक प्राइस देगा A2+FL, ये प्राइस क्या है, क्वेश्चन मार्क। एक थर्ड प्राइस आती है A2+FL, और ऑन द टॉप ऑफ A2+FL एंड C2 क्या होती है बताता हूँ, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये 3 प्राइजेस CACP कंसीडर करते हैं। व्हाट इज़ A2, समझ इस बात को समझ लो, मतलब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले ये देखो A2+FL, A2+FL एंड C2, ये ध्यान रखना A2+FL के ऑन द टॉप लगेगा। A2 मतलब होता है जो फार्मर ने जितना भी कॉस्ट डायरेक्टली पे किया है, और क्रूड वर्ड्स में A2 कवर्स ऑल द पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश और इन काइंड। जैसे कि सीड्स पे खर्चा होता है फार्मर का, वो पे करता है। फर्टिलाइज़र पे जो खर्चा होता है वो, प्लस पेस्टिसाइड्स पे जो खर्चा होता है वो,
लैंड को लीज़ करने में जो खर्चा हुआ, जो उसने लैंड पे जो रेंट दिया, वो कोई भी मतलब जो घर का लेबर होता है उसको छोड़ के कोई भी लेबर, या फिर घर का भी लेबर है लेकिन पेड लेबर है वो, तो कोई भी पेड लेबर जो फार्मर ने पे किया है, जिस लेबर को हायर करने के लिए जो भी पेमेंट किया है, वो इरिगेशन के लिए, फ्यूल के लिए, एक्सेट्रा, और जितनी भी चीज़ों के लिए फार्मर ने पे किया है, वो सारा कुछ, मैं अगेन कहता हूँ, वो सारा कुछ A2 के अंदर आएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? एक बार इसको रिवाइज मतलब बैक कर लेना, सुन लेना है इसको वापस। FL क्या होता है? अनपेड लेबर, फैमिली लेबर। FL का फुल फॉर्म ही है फैमिली लेबर। ओके, फैमिली लेबर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं आपके घर में और एक आप हैं 6। आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन ये 5 लोग आके आपके साथ एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं आपके साथ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लेकिन आप इनके लिए पे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 5 लोग होंगे ना जो आपके साथ काम कर रहे हैं, इनका भी एक अमाउंट इम्प्यूट करेगा। कौन करेगा? CACP। और ये किसके साथ करेगा? देखो, एक वैल्यू तो ये होगी A2 की, दूसरी वैल्यू हो गई A2 प्लस FL। इसमें क्या होगा? A2 तो रहेगा, साथ में इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वैल्यू हो गई A2 की, दूसरी वैल्यू हो गई A2 प्लस FL की, तीसरी वैल्यू हो गई A2 प्लस FL ओवर द टॉप C2। अभी A2 प्लस FL तो समझ में आ गया। व्हाट इज C2? तो C2 इज नथिंग बट इट इज़ अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर्स इन रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A2 प्लस FL में जो जो लग गया वो लग गया, वो कवर हो गया। अभी जो इन दोनों में कवर नहीं हुआ, ओवर द टॉप जो, जैसे इंटरेस्ट पे किया कहीं पे, जैसे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में आपने रेंटल्स दिए, तो ये सारे कुछ आ जाएंगे C2 में। C2 में वो आएगा जो A2 प्लस FL में नहीं आया, वरना कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। और इसके बाद जब ये सारा कैलकुलेट हो जाता है, जैसे इसका टोटल अमाउंट इन सबका मिला के 2,000 रुपये आया, तो इस पर 50% ऐड किया जाएगा। जैसे 50% हो जाएगा 3,000 रुपये इसका, तो 3,000 टोटल अमाउंट, मतलब इसका 1,000 हो जाएगा 50%, और ये टोटल अमाउंट 3,000 रुपये। तो MSP हो जाएगी 30,000 रुपये। रिकमेंडेड की है इसने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जनरली वही उसी प्राइस को पास कर देता है। तो जैसे 3,000 रुपये CA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को दिया, तो इसने पास कर दिया कि 3,000 पर क्विंटल विल बी द कॉस्ट ऑफ वीट पर क्विंटल। ओके, तो ऐसे डिसाइड होता है MSP। हमें होप सो कि आपको समझ में आया होगा, है ना? नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से बैक कर लो इसको 2 मिनट 4 मिनट और देख लो। फिर फैक्टर्स कौन कौन से, तो वही सप्लाई डिमांड ऑफ कम्युनिटी इन द मार्केट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो देख लिया अपन ने। ट्रेंड ऑफ प्राइजेस, फॉर एग्जांपल प्राइस के लास्ट 5 साल में क्या ट्रेंड रहा है, क्या एक प्राइस रही है, उस अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब डिफरेंट पॉलिसीज़ जो होंगी, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, याद रखना नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सब में ट्रेंड भी इंटरनेशनल प्लस नेशनल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल नहीं देख पाएंगे। डिमांड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, तो डिमांड सप्लाई क्या है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में। तो अब देखो कितना हॉलिस्टिक फैक्टर्स को कवर कर रहा है CACP। तो ये होता है CACP ऐसे करके प्राइस को फिक्स करता है और रिकमेंड करता है। उसके बाद व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, तो ऑब्वियसली बेटर प्राइस फॉर फार्मर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस, और ये सब। अभी देखो इसमें जो ये तो लिखा है, बहुत क्रूड सेंटेंस दिया है। अभी इसमें जो फिगर होंगे वो मेरे नोट्स में है, मैं चाहता हूँ आप मेहनत करो। मैं अभी इधर ही फैक्ट लिख दूंगा कि 20%, 5% ये एज पर इकोनॉमिक सर्वे, तो आप थोड़ा सा अपने आप से भी मेहनत करो। देखो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, इसको एक बार देख लो। A2 देखो, ये देखो मैं ये नहीं बता पाया आपको। देखो द सेंटर फिक्सेस, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, द सेंटर फिक्सेस MSP फॉर एवरी खारिफ एंड राबी क्रॉपिंग सीजन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CACP एंड हु फिक्स इट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। व्हेन अ फार्मर ग्रोज अ क्रॉप ही इनकर कॉस्ट, सम ऑफ इट एक्सप्लिसिट एंड सम ऑफ इज इम्प्लीसिट और अनपेड। तो इसमें A2 क्या होता है जो मैंने बताया, A2 प्लस FL सेकेंड कॉस्ट हो गया C2। तो देखो ये थोड़ा सा ये वाला डायग्राम देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा मैंने जो समझा है। इसका सिग्निफिकेंस हो गया, व्हाट आर द चैलेंजेस, तो डिमांड
अभी जैसे 6 महीने प्रोटेस्ट चला और 3 फार्म लॉस को निकलवा दिया, क्या था वो, अच्छा था बुरा था, दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर। द सब्जेक्ट मैटर इज़ कि जब ऑब्वियसली प्रोटेस्ट होते हैं तो फार्मर प्रोटेस्ट करेगा या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करेगा, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करेगा। अब जब वो प्रोटेस्ट करेगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी ना उतने अच्छे से। तो ये चैलेंज है एमएसपी के लिए, स्टैट्यूटरी स्टेटस के लिए एमएसपी मतलब डिमांड किया था। अभी एक चीज़ इसमें याद रखना, वर्ल्ड में कहीं पे भी जो भी एमएसपी या फिर ऐसी कुछ मैकेनिज्म है वो उसमें कहीं पे भी स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला। अगर स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाएगा तो वो लीगल हो जाएगा और इट विल बी बाइंडिंग फॉर गवर्नमेंट टू प्रोक्योर ऑल द वीड्स विच आर कमिंग टू देम, ओके। बट अगर ऐसा होने लगेगा ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम होगी आप सोचो, थोड़ा एनालिसिस करो, दिमाग को घुमाओ, है ना, तभी समझ में आएगा। फूड इन्फ्लेशन को कॉज कर सकता है, ज़रूरी नहीं करे। जैसे कैसे करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मतलब जब ऑब्वियसली समझो, जब गवर्नमेंट 2000 रुपये पे एक एमएसपी डिसाइड करती है तो फार्मर्स बोलेंगे मैं 2000 से तो नीचे नहीं देने वाला, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी। और मान लो कि उस साल किसी क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर तो भाई साहब एमएसपी भी बढ़ा देंगे ये, और साथ एमएसपी बढ़ा देंगे तो बढ़ा देंगे, साथ में फार्मर्स के भाव भी बढ़ जाएंगे। भाव बोले तो मतलब अमाउंट और प्राइस ऑफ क्रॉप, ठीक है। फिर हाई इनपुट कॉस्ट, ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है, सीड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट सब्सिडीज़ मिल जाती है, बट हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। लिमिटेड अवेयरनेस, ऑब्वियसली दिस इज़ द मेजर इशू दैट नीड्स टू बी टैकल बिकॉज आई थिंक सो, इसका मेरे को फिगर नहीं पता, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं इंडिया में जिसको अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन सी सब्सिडीज़ के वो हकदार हैं। तो मास अवेयरनेस कैंपेन और चौपाटी नाटक नीड्स टू बी अरेंज और नीड्स टू बी performed in order to bring awareness among farmers, okay। economically unsustainable practices opt करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे वो ब्याज लेना, जैसे लोन्स लेना इनफॉर्मल सेक्टर से बहुत महंगा पड़ता है और इसके लिए कुछ कोलेट्रल होते हैं, गोल्ड वगैरह रखते हैं। तो ये ट्रैप में फंसाने का काम है फार्मर्स को, डेट ट्रैप में मतलब इंडिया, महाराष्ट्र जैसे, बिहार ऐसे स्टेट्स में लोन्स नहीं मिल पाता है फार्मर्स को, और जब लोन नहीं मिल पाता है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो दिस इज़ द सीरियस इशू, ओके। फिर इसके बाद शांता कुमार कमेटी का रिकमेंडेशन है, स्वामीनाथन कमेटी, दोनों मिलके रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये देख लो। अभी इसका जो आज के लिए इतना रखते हैं, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, सेकंड पार्ट होगा, उसमें अपन पीडीएस देखेंगे, फूड सिक्योरिटी देखेंगे, लेकिन आज अपन इधर ही पे ख़त्म करते हैं इसको। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा बस एमएसपी को कैसे डिसाइड करते हैं इस पे ध्यान दें, एमएसपी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये देख लें, और आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा मेंस का। और होप सो कि आपको पसंद आया हो। बाय बाय।